वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑल राउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, माफ़ी चाहता हूं, पिछले 2 दिन का करंट अफेयर्स डेली करंट अफेयर्स क्लास नहीं हो पाया था। तो आज हम लोग 11 और 12 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस क्लास में देखेंगे बैकअप के तौर पर, और मंडे से सभी क्लासेज सुचारू रूप से चलने लगेंगे। इस क्लास में आप प्रश्नों के साथ साथ ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखेंगे जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन की वेबसाइट पर विजिट करके ले सकते हैं। सभी का पीडीएफ और अन्य बहुत सारे मटेरियल्स वेबसाइट पर आपको मिलेंगे। इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट पर जरूर जुड़ जाएं। दोस्तों, प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी। आप लोग इससे काफी परिचित हैं। हाल ही में केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है एस किशोर। एस किशोर को एसएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। कर्मचारी चयन आयोग अर्थात एसएससी भारत सरकार के अधीन एक संगठन है जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न पदों के लिए कर्मचारियों की भर्ती करता है। एसएससी से तो आप लोग बिल्कुल परिचित हैं ही, फिर भी इसको मैं अपने शब्दों में बताने का प्रयास यहाँ किया हूँ। आइए एसएससी के बारे में जानते हैं। एसएससी अर्थात स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसका स्थापना 4 नवंबर 1975 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और चेयरमैन वही हो गए एस किशोर, जिसकी चर्चा हम लोग प्रश्न में कर रहे हैं। ये तो हो गया एक्स्ट्रा फैक्ट्स। आइए अब ऑप्शन से हम लोग देखते हैं। ऑप्शन से हाल फिलहाल के करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ न्यू अपॉइंटमेंट की चर्चा हम लोग करेंगे जो आपके एग्जाम्स के पार्ट बनेंगे। चलिए, तो एस सोमनाथ, इनको हाल ही में क्या बनाया गया है? इनको हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, एस सोमनाथ को। इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में 1969 में, इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है और इसके चेयरमैन वही हो गए एस सोमनाथ, याद रखिएगा ये। चलिए, मनोज पांडे क्या बने हैं? हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। कौन? मनोज पांडे। ये तो बने हैं उप प्रमुख भारतीय सेना के। तो भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? तो वो हैं मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे। चलिए, इसी के साथ कुछ इसमें डिफेंस से रिलेटेड हम लोग और जान लेते हैं। अभी इंडियन एयर फोर्स के चीफ कौन है? तो वो हैं विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं। और इंडियन नेवी के प्रमुख कौन है अर्थात चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? नौसेना प्रमुख कौन है? तो वो हैं आर हरि कुमार। इसके पहले कौन थे? करमबीर सिंह थे। ये सब फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी कौन है? तो ये पोस्ट दोस्तों अभी खाली है, क्योंकि इस पोस्ट पर जो भारत के सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे, जिनका दिसंबर 2021 में 8 तारीख को हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, उसमें उनका दुखद देहांत हो गया। तब से ये पोस्ट खाली है। लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कमेटी होता है, उसके चेयरमैन, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन? जो अभी हम लोग के सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे, इन्हीं को उस कमेटी का हेड बनाया गया है, जो कि भारतीय सेना प्रमुख भी हैं। ये सब याद रखिएगा। आइए ये देखते हैं डी नंबर ऑप्शन, वी अनंत नागेश्वरन, इनको हाल ही में क्या बनाया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है। तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन बनाए गए हैं? तो ये डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को बनाया गया है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार। और वर्तमान में अभी वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन है। और इनसे रिलेटेड एक और फैक्ट है कि ये निर्मला सीतारमन जो वित्त मंत्री हैं वर्तमान में, ये भारत की पहली महिला, पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, जो वर्तमान में भी हैं। ये भी आप याद रख सकते हैं। तो पहले प्रश्न से दोस्तों ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ऑप्शन से भी इतने सारे फैक्ट्स हमने दिया। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को पसंद आए होंगे और परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपना कुछ सेकंड्स लास्ट में देकर इस क्लास को शेयर करके अन्य एजुकेशनल ग्रुप, कंपटीशन की तैयारी जो लोग आपके नज़र में कर रहे हैं दोस्त लोग, उन्हें शेयर जरूर करें। आपका ये कुछ सेकंड्स हमारे लिए, टार एजुकेशन के लिए काफ़ी बड़ा योगदान होगा। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी साथ में दबा दें, जिससे
सभी क्लासेज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और निश्चित रूप से मिले। तो चलिए इतनी अपेक्षा आपसे हम करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत की सबसे पहली व्यावसायिक बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? और ये पहली शब्द जब लगा है तो इम्पोर्टेंट है। पहली बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सही जवाब है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के एक खांडवा जिला है, वहीं पे भारत का सबसे पहला व्यावसायिक बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन करने का घोषणा किया गया है। मध्य प्रदेश के खांडवा में है ये। तो आइए मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल वहाँ पे कौन है, गवर्नर कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। आइए ऑप्शन से अब कुछ देखते हैं हम लोग। ये भी हाल फिलहाल में प्रश्न जिस तरह से है उसी पर आधारित ये भी ऑप्शंस हैं। आपको कुछ अपडेट मैं करता हूं जो कि आपके एग्जाम्स के पार्ट बनेंगे। चलिए तेलंगाना क्यों न्यूज में रहा है? तो तेलंगाना में हाल ही में भारत के पहले कोयला से मेथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। हैदराबाद में भारत का पहला कोयला से मेथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके किया गया है और राजधानी हैदराबाद हो गया। और मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखरन हैं। के चंद्रशेखरन नहीं, के चंद्रशेखर राव। और राज्यपाल वहां पे कौन है? तो तमिलिसाई सौंदरराजन वहां पे राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश क्यों न्यूज में रहा है? तो भारत में रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला शहर उत्तर प्रदेश का वाराणसी हो गया है। वाराणसी, उत्तर प्रदेश का वाराणसी भारत में रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला शहर बन गया है। रोपवे सेवा क्या होता है? जो एक जैसे ये होता है, यहाँ से वायर के सहारे ये इस तरह का यात्रा जो करना होता है, होता है पहुंचने एक गंतव्य यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए, ये होता है रोपवे सेवा। कुछ लोग इसकी आनंद उठाए भी होंगे। तो ये रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर वाराणसी बन गया है। उत्तर प्रदेश का शहर है ये। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ हैं। और राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश के? तो आनंदीबेन पटेल हैं। ये सब फैक्ट्स याद रखिएगा। दिल्ली क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत का पहला स्मॉग टावर है ये, इंपोर्टेंट है। तो दिल्ली में किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? चूंकि केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं बल्कि उपराज्यपाल अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो दिल्ली के उपराज्यपाल अभी कौन है? अनिल बैजल हैं। अनिल बैजल। और एक और महत्वपूर्ण है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर का भी कौन है? दिल्ली पुलिस आयुक्त, तो वो हैं राकेश अस्थाना। ये सब फैक्ट्स आप याद रखिएगा। दूसरे प्रश्न से ये सारी फैक्ट्स मिले। क्योंकि दोस्तों 2 दिन का क्लास हम लोग नहीं करा पाए थे हम, तो उसके कारण से प्रश्न इसमें थोड़ा 2 दिन का है, ज़्यादा है। तो एमसीक्यूज में 2 ही प्रश्न में फिट किया था। इसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको इसमें मिलेंगे महत्वपूर्ण। तो इसको हम लोग यहाँ से ऐसे देख लेते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किससे कृषि सचिव नियुक्त किया गया है? तो मनोज आहूजा को केंद्रीय कृषि सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति जिसे एसीसी कहते हैं, अपॉइंटमेंट कमेटी के द्वारा मनोज आहूजा को नए कृषि सचिव के रूप में नियुक्त करने का घोषणा किया गया है। साथ ही संजय मल्होत्रा को वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग, जिसे डीएफएस शॉर्ट में कहते हैं, के सचिव के रूप में भी नियुक्त करने का घोषणा किया गया है। सचिवों की जब बात हो रही है, केंद्रीय कृषि सचिव अभी बने मनोज आहूजा, ये भी मैंने एक बताया। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण सचिवों के बारे में देख लेते हैं जो आपके एग्जाम्स के पार्ट्स बनते हैं। सचिव तो ऐसे बहुत हैं, हर मंत्रालय में हर विभाग में होते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सचिवों के बारे में चर्चा करते हैं जो आपके परीक्षा में अक्सर पूछे गए हैं। कैबिनेट सचिव अभी कौन है? तो राजीव गौबा हैं। रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। वित्त सचिव टीवी सोमनाथ। और गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार 2 ठो है यहाँ पे, देखिए, एक है रक्षा सचिव जो अजय कुमार है और गृह सचिव अजय कुमार, इसमें भल्ला लगा हुआ है। ये कंप्लीट इसको याद रखिएगा क्योंकि ये कन्फ्यूजन आपको एग्जाम्स में दे सकता है और ये ऑप्शन दोनों निश्चित रहेगा, तो आप कन्फ्यूजन में पढ़ सकते हैं। तो इसको कम्प्लीटली अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। वैसे पीडीएफ जब आप लीजिएगा
तो उसमें भी ये सब जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार कौन विश्व का सबसे लंबा सड़क सुरंग बन गया है? तो ये बना है अपने ही देश में अटल सुरंग। यूनाइटेड किंगडम आधारित एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा में, इंग्लिश में इसको रोहतांग पास बोलते हैं, में 10,000 फीट की ऊंचाई पर बने 9.02 किलोमीटर लंबाई वाली अटल सुरंग विश्व का सबसे लंबा सड़क सुरंग बन गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश का स्थापना 25 जनवरी 1971 को, और राजधानी इसका शिमला है एक समर सीजन के लिए, और धर्मशाला है विंटर सीजन के लिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट के अनुसार सोना खरीद मामले में भारतीय रिजर्व बैंक का विश्व के केंद्रीय बैंकों में कौन सा रैंक है? तो ये दूसरा है। आरबीआई जो अपना है वो विश्व में दूसरा रैंक पर रखता है सबसे ज्यादा सोना खरीदने में, स्वर्ण खरीद मामले में। तो देखिए, ये जो है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की वेबसाइट गोल्ड हब, इसके अनुसार 77.5 मीट्रिक टन सोना खरीद के साथ आरबीआई दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है ये भी जानना जरूरी है। तो थाईलैंड का सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड जो है 90 मीट्रिक टन सोना खरीद के साथ पहले स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अंत तक आरबीआई के पास टोटल 754.1 टन स्वर्ण भंडार अभी मौजूद है। ये डेटा आप याद रख सकते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के वेबसाइट गोल्ड हब के अनुसार भारत का आधिकारिक स्वर्ण भंडार दुनिया में 9वां स्थान रखता है, अर्थात सबसे ज्यादा सोना भंडारण करने में भारत का रैंक 9वां है। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न एक, इसमें जितने सारे पॉइंट्स मैंने दिए हैं कितने महत्वपूर्ण हैं। आप तैयारी अगर सच्ची दृष्टि से कर रहे हैं, सही दृष्टि से, तो आपको महसूस होगा कि वो पॉइंट्स कितने महत्वपूर्ण हैं। इसलिए पॉइंट्स जो भी मैं देता हूँ वो बिल्कुल टाइम पास के लिए तो नहीं रहता है, आपके एग्जाम के लिए ही रहता है। तो इसको नज़रअंदाज कभी भी नहीं करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत से इस पॉइंट्स को मैं यहाँ पे लाता हूँ आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस दिन विश्व दलहन दिवस मनाया गया है? तो ये 10 फरवरी को मनाया गया है। और विश्व दलहन दिवस का विषय इस बार क्या है? तो टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए दलहन। देखिए, ये विश्व स्तर का वर्ल्ड लेवल का ये डेज है, तो इसका जो थीम है आपसे मोस्टली हिंदी से नहीं बल्कि इंग्लिश में ही पूछा जाता है। तो इंग्लिश में देखिए, पल्सेज टू एम्पावर यूथ टू अचीव सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। याद रखिएगा, ये 10 फरवरी को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र के पहल पर दालों के पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ये विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। पहली बार विश्व दलहन दिवस 2019 में मनाया गया था। यूनाइटेड नेशन की पहल पर यह मनाया जाता है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन, शॉर्ट में यूएन कहेंगे, स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। सेक्रेटरी जनरल अर्थात महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। इनका कार्यकाल भी हाल ही में बढ़ाया गया है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा टेक अ ब्रेक अभियान लॉन्च किया गया है? टेक अ ब्रेक अभियान किस सोशल मीडिया के द्वारा? तो इंस्टाग्राम के द्वारा टेक अ ब्रेक अभियान लॉन्च किया गया है। क्या है ये? तो देखिए, एक्चुअली में जब हम लोग व्हाट्सअप, ये कोई भी सोशल मीडिया, खासकर आजकल यूट्यूब पर शॉर्ट्स की बात करें, टिकटॉक था तो वो था, अन्य बहुत सारे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर रील्स, ये सब चलते हैं। इसको हम लोग स्क्रॉल करते करते न जाने कितने समय उसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंस्टाग्राम द्वारा टेक अ ब्रेक अभियान लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा आपको बीच में एक नोटिफिकेशन आएगा। जब आप काफ़ी देर से आप स्क्रॉलिंग कर करके इसको देखे जा रहे हैं तो एक आएगा नोटिफिकेशन कि आप कुछ देर के लिए ब्रेक ले लें या ऐप में अन्य जो ऑप्शंस हैं उसका प्रयोग करें। तो इसके लिए ये टेक अ ब्रेक इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है। और इंस्टाग्राम क्या है, किसका है ये? तो ये फेसबुक का ही प्रोडक्ट है, ऐप है। और फेसबुक को अब हम लोग किस नाम से जानते हैं? रीब्रांड हुआ है ये, अब इसको मेटा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये भी है, पॉइंट है, याद रखिएगा। मेटा के बारे में जान लेते हैं, अर्थात जिसे आज भी आप फेसबुक के नाम से जानते हैं, फॉर्मरली फेसबुक मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसकी स्थापना फरवरी 2004 में, हेडक्वार्टर मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में है, और सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व कप साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किए जाने का घोषणा हुआ है? तो ये लद्दाख के लेह में इसका घोषणा किया गया है। विश्व कप साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन ये सितंबर 2022 में किया जाएगा। घोषणा अभी हो चुकी है, तो आपको जानना जरूरी है। लद्दाख के बारे में जानते हैं, राजधानी लेह है।
और वहाँ पे उपराज्यपाल अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? RK माथुर, राधाकृष्ण माथुर। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वित्त वर्ष 22-23 के लिए भारत का GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये 7.8% रखा गया है। RBI अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई, स्थापना 1 अप्रैल 1935 में, नेशनलाइजेशन अर्थात राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में। इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं जो 25वें क्रम के हैं। और डिप्यूटी गवर्नर 4 होते हैं RBI में, एक है महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, M राजेश्वर राव और T रविशंकर। नेक्स्ट देखिए, इंडियन प्रीमियर लीग IPL की नई टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या रखने का घोषणा हुआ है? तो अहमदाबाद ये बिल्कुल नई टीम है, एक बार भी अभी खेली नहीं है। अहमदाबाद के नाम से इस टीम का बना था, अब इसका नाम बदलकर गुजरात टाइटंस कर दिया गया है। और ये कप्तान के रूप में इस टीम का कौन रहेंगे? हार्दिक पांड्या इसके कप्तान होंगे। और इसके अलावा देखिए 2 टीम बनाई गई थी IPL में, 2 नई टीम लाई गई हैं। एक है ये अहमदाबाद जिसका नाम अब हो गया ये गुजरात टाइटंस। एक और टीम बना था लखनऊ, इसका भी आधिकारिक नाम चेंज हो गया है, अब इसका नाम होगा लखनऊ सुपर जायंट्स। ये 2 टीम नई बनी है, दोनों का नाम बदल चुका है। अभी एक पहली बार इस बार 2022 के IPL में ये टीम खेलेगी। लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान के रूप में KL राहुल को रखा गया है। ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा। IPL के बारे में दोस्तों पूरा इसका हिस्ट्री से लेकर अभी प्रेजेंट तक जो भी इसमें टीम आई हैं गई हैं, नेम चेंज हुआ है, कब किसने जीता है, कब 2021 में कौन सा पुरस्कार किसको मिला है 2021 IPL का, ये टोटल का एक स्पेशल वीडियो मैं बना देता हूँ आजकल में, आप लोग को लिंक में दूंगा और चैनल पर आप विजिट भी करेंगे रेगुलर तो वहाँ से मिलेगा, जरूर विजिट करके उसको वॉच कर लीजिएगा। तो आपको IPL से संबंधित हिस्ट्री से लेकर 2021 तक का सभी संभावित प्रश्न जो परीक्षा में आ सकते हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा बच्चों के पुनर्वास के लिए कौन सी योजना शुरू किया गया है? ये मिशन वात्सल्य शुरू किया गया है। अभी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? तो ये स्मृति जुबिन ईरानी हैं। चलिए इसमें क्या होगा, बच्चों सहित अनाथ बच्चे, निराश्रित बच्चे सहित कठिन परिस्थितियों में बच्चों के पुनर्वास के लिए ये योजना है मिशन वात्सल्य। नेक्स्ट है, हाल ही में जाने माने लेखक और इतिहासकार का निधन हुआ है, क्या नाम है उनका? M गंगाधरन। ये जाने माने लेखक, इतिहासकार और सांस्कृतिक कार्यकर्ता M गंगाधरन हैं थे जिनका 89 ईयर्स के उम्र में निधन हो गया है। M गंगाधरन को केंद्र सरकार और केरल सरकार के साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट है, हाल ही में पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एनिबल टोरेस। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है और मुद्रा वहाँ पे पेरूवियन सोल चलता है। एग्जाम्स में आपको पेरूवियन ये जोड़कर नहीं देगा, केवल ये सोल देगा, लेकिन पेरूवियन सोल बोलते हैं, जैसे हम लोग इंडियन रुपी अपना यूज करते हैं, इंडियन रुपीज, उसी तरह ये भी है। प्रधानमंत्री एनिबल टोरेस हो गए जो अभी नियुक्त किए गए हैं। प्रेसिडेंट पेड्रो कैस्टिलो वहाँ पे हैं पेरू के। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम NSWS अपनाने वाला कौन पहला है केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो ये जम्मू कश्मीर बन गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसान करने के उद्देश्य से जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम अर्थात NSWS अपनाया गया है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है अभी? उपराज्यपाल तो मनोज सिन्हा है। राजधानी 2 ठो है, एक है जम्मू विंटर सीजन के लिए, एक है श्रीनगर समर सीजन के लिए। नेक्स्ट देखिए, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में देश की राजधानी दिल्ली का रैंक क्या है? ये 11वां है। देखिए 58 देशों के 404 शहरों पर आधारित टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इसमें मुंबई 5वें स्थान, बेंगलुरु 10वें और अपने देश की राजधानी दिल्ली 11वें स्थान पर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर है। तुर्की का शहर है एक इस्तांबुल, ये प्रथम स्थान के साथ सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर दुनिया का है, ये भी याद रखिएगा। अपने देश का और पहले स्थान पर जो है वो सब रैंकिंग आपको दोनों याद रखने होंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में RBI की मौद्रिक नीति समिति बैठक में प्रमुख दरों को अपरिवर्तित अर्थात अनचेंज रखा गया है। तो प्रश्न ये है कि वर्तमान में SRLR रेट क्या है? ये 18% है। आइए अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण रेट्स जो अनचेंज हैं फिर भी क्या है, अपडेट हो जाइए आप। इसी मॉनेटरी पॉलिसी में 2022-23 के लिए भारत का GDP विकास दर RBI ने 7.8% रहने का अनुमान लगाया है। कुछ महत्वपूर्ण दर जो इस तरह से हैं जो बिना
इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, पहले भी यही था, पिछले कई महीनों से यही चल रहा है। तो चलिए रेपो रेट अभी क्या है, 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक रेट और एमएसएफ अर्थात मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.25% है, सीआरआर अर्थात कैश रिजर्व रेशियो ये 4% है, एसएलआर जो हम लोग क्वेश्चन में बात किए हैं, एसटीयूटीटी लिक्विडिटी रेशियो 18% है। आरबीआई के बारे में ऊपर एक प्रश्न में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, आप पुनः रोक कर इसके पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस दिन विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया गया है? ये 11 फरवरी को मनाया गया है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस अर्थात इसको इंग्लिश में कहेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस। इसका थीम क्या है 2022 का, विषय क्या है? तो इक्विलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस, ये है इसका थीम, याद रखिएगा। देखिए क्यों है ये, तो आप ये समझ ही सकते हैं, वही बात मैंने यहाँ पे दिया है, पढ़ सकते हैं। पहली बार विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र के महासभा के पहल पर 2015 में इसका घोषणा किया गया था। तो यूनाइटेड नेशन के बारे में देख लेते हैं, इसका चर्चा भी हम ऊपर एक प्रश्न में कर चुके हैं, आप यहाँ पे पुनः कुछ सेकंड रोक कर देख लीजिए वैसे फिर से। चलिए नेक्स्ट है, किस देश में आधार लॉन्च करने के लिए भारत सरकार द्वारा सहायता करने का घोषणा किया गया है? तो ये श्रीलंका में। जैसे हम लोग के देश में सबसे मजबूत जो पहचान प्रमाण है आधार, इसी के अनुरूप श्रीलंका में भी आधार लॉन्च किया जाना है, जिसमें भारत सरकार के द्वारा सहयोग किया जाएगा। आधार क्या है आप लोग सभी लोग परिचित हैं, फिर भी मैं इसमें कुछ पॉइंट्स कुछ लोग नहीं जानते होंगे, उसके लिए मैं ये पॉइंट्स यहाँ पे दे दिया हूँ। आधार जो है एक 12 अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या है और ये भारत के नागरिकों और निवासी विदेशी नागरिकों द्वारा स्वेच्छा से प्राप्त की जा सकती है। विदेशी नागरिक जिन्होंने नामांकन के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले 12 महीनों में 182 दिन से अधिक समय बिताया हो, वे लोग भी आधार प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आधार इतना मजबूत है कि इसमें कुछ भी फ्रॉड करना नामुमकिन ही समझिए है, क्योंकि इसमें बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डाटा स्टोर किया जाता है और इसको सबसे पहले भारत सरकार द्वारा जनवरी 2009 में स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, इसी के अंडर में ये आता भी है। देखिए कुछ और बातें जान लेते हैं। आधार जो है दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम है, जो मैंने शुरू में ही बताया। इतना मजबूत और इतनी सिक्योर कोई भी आईडी प्रूफ दुनिया में अभी नहीं है जो हम लोग के देश में आधार के रूप में है। आधार ये लॉ बनाता कौन है? तो ये UIDAI अथॉरिटी है इसका, देखिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी के द्वारा ये सब होता है। आधार के बारे में और जान लेते हैं। लॉन्च हुआ था 28 जनवरी 2009 को। वर्तमान में इसके चेयरमैन जे सत्यनारायण हैं। CEO महत्वपूर्ण है, सौरभ गर्ग हैं CEO आधार के, UIDAI के। और पहला आधार कार्ड होल्डर भारत में कौन था जिसे आधार कार्ड निर्गत किया गया? तो ये है रंजना सोनवाने, ये महाराष्ट्र के एक हैं निवासी, उन्हीं को सबसे पहला आधार कार्ड जारी किया गया था। श्रीलंका को आधार कार्ड जारी करने में भारत सरकार सहयोग करेगा। तो श्रीलंका के बारे में देखिए, राजधानी उसका दो ठो है, एक है कोलंबो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है जिसे कार्यपालिका कहते हैं, एक है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, यह भी राजधानी उसका जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है अर्थात विधायी राजधानी है। मुद्रा वहाँ पे श्रीलंकन रुपी चलता है। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं और प्रेसिडेंट गोटबाय राजपक्षे हैं, और ये खास बात यह है कि ये दोनों खास भाई हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित वन ओशन समिट 2022 अर्थात वन ओशन समिट 2022, इंग्लिश में देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ओशन ये लग रहा होगा क्या है, ओशन जो समुद्र जिस, तो इसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है इस समिट का? तो फ्रांस के द्वारा किया गया है। देखिए संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से आयोजित वन ओशन समिट 2022 या 2022 इंग्लिश में क्योंकि है ये, तो इसकी अध्यक्षता 9 से 11 फरवरी 2022 तक फ्रांस के द्वारा की गई है। अब देखते हैं इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इस समिट का प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल तरीके से किया गया है। और इसमें क्या जान सकते हैं इसका उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वस्थ और टिकाऊ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की संरक्षण और समर्थन की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना है, यही है ये। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अर्थात नेशनल डिवॉर्मिंग डे मनाया गया है? ये 10 फरवरी को मनाया गया है। लोगों को डिवॉर्मिंग के महत्व के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को नेशनल कृमि मुक्ति दिवस अर्थात नेशनल डिवॉर्मिंग डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का उद्देश्य जो है
आंतों के कीड़ों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बच्चों में मृदा संचारित कृमि का पूर्ण उन्मूलन प्राप्त करना है। और कुछ इसमें जान सकते हैं, डेटा मैंने कुछ मिला तो ये दे दिया हूँ। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का लगभग 24% आबादी मिट्टी से संक्रमित कृमि, जिसे समझिए तो कृमि एक कीड़ा को ही कहा जाता है, इससे 24% आबादी इससे संक्रमित है। और इस दिवस की शुरुआत पहली बार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 2015 में की गई थी, ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन विश्व यूनानी दिवस मनाया गया है, तो ये 11 फरवरी को मनाया गया है। अपने भारत के प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक थे, उनका नाम था हकीम अजमल खान। इन्हीं की जयंती को चिन्हित करने के लिए 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। पहली बार ये दिवस 2017 में मनाया गया था। और विश्व यूनानी दिवस का मुख्य उद्देश्य जो है, इसके निवारक और उपचारात्मक दृष्टिकोण के जरिए यूनानी चिकित्सा पद्धति की मदद से स्वास्थ्य देखभाल सेवा मुहैया कराने में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में सबसे बेहतर आकांक्षात्मक जिले के रूप में किसे नामित किया गया है, तो ये मलकानगिरी। कहाँ है ये? उड़ीसा का मलकानगिरी है ये जिला। इसी को दिसंबर 2021 के लिए नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में सबसे बेहतर आकांक्षात्मक जिला के रूप में नामित किया गया है। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में सबसे बेहतर आकांक्षात्मक जिला के रूप में दूसरे स्थान पर कौन है, तो ये मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला है। आइए, नीति आयोग ये जारी किया है, इसके बारे में देखते हैं। नीति आयोग अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। और ये योजना आयोग के स्थान पर इसको लाया गया था मोदी जी के आने के बाद, 2015 में लाया गया था। अर्थात प्लानिंग कमीशन के स्थान पर अब क्या लाया गया है, योजना, ये नीति आयोग। स्थापना इसका 1 जनवरी 2015 में। चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं देश के, तो अभी वर्तमान में मोदी जी हैं नीति आयोग के चेयरमैन। वाइस चेयरमैन अभी राजीव कुमार हैं। सीईओ नीति आयोग के अमिताभ कांत हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स ये याद रखिएगा। उड़ीसा का मलकानगिरी इसमें टॉप आया है, तो उड़ीसा के बारे में देख लीजिए। राजधानी भुवनेश्वर है। राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में नाबार्ड द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल का शुरुआत किया गया है, तो ये पहल है जीवा। नाबार्ड ने 11 राज्यों में अपने मौजूदा वाटरशेड और जल कार्यक्रम के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम अर्थात जीवा प्रोग्राम शुरू किया है। नाबार्ड ने किया है, इसके बारे में जान लीजिए। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना इसका 12 जुलाई 1982 में। हेडक्वार्टर मुंबई है और इसके चेयरमैन GR चिंताला अर्थात गोविंदा राजुल्ला चिंताला। याद रखिएगा, GR चिंताला भी कभी कभी हो सकता है आपको ऑप्शंस में मिले। चलिए, तो ये रहे सभी प्रश्न। अब क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में कौन एशिया का सबसे धनी व्यक्ति बन गया है? ये इसका जवाब पिछले क्लास में मैंने कराया था। आज के इस क्लास को खत्म होने के बाद आप इसका जवाब कमेंट में जरूर करेंगे, ये मैं अपेक्षा करता हूँ आपसे। याद होना चाहिए आपको, नहीं याद है तो पुनः पिछली क्लास को देख लें या गूगल सर्च कर लें, क्योंकि ये करने के लिए इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ कि अगर ये इसका जवाब मालूम नहीं है और सर्च करके इसको या पुनः क्लास को देखकर अगर आकर इसका जवाब दे देते हैं, तो ये आपको हमेशा के लिए, एटलीस्ट आपके एग्जाम तक के लिए तो जरूर याद रहेंगे। तो ये इसको जरूरी समझें, क्वेश्चन ऑफ द डे का जवाब देना, और ध्यान से भी पढ़ें, सभी क्लास अटेंड करें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि हाँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर दबा दें। अपना कुछ सेकंड्स देकर टार एजुकेशन के इन सभी क्लासेज को अन्य एजुकेशनल ग्रुप्स, केवल एजुकेशनल ग्रुप में ही दोस्तों, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, प्रतियोगी परीक्षाओं की, उन्हीं के पास इसको शेयर करेंगे। अन्य जगह शेयर करने से कोई फायदा है नहीं, आपका भी समय जाएगा। तो एजुकेशनल ग्रुप और ऐसे बच्चों के साथ ही, दोस्तों के साथ ही शेयर करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बस लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।